इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, शेयर बाजार में कदम रखने का ख्याल आते ही सबसे पहले जो बुनियादी चीजें सामने आती हैं, उन्हें लेकर अक्सर काफी कंफ्यूजन रहता है ना? तो आज की ये व्याख्या खास तौर पर स्टॉक मार्केट में प्रवेश करने के उन शुरुआती लेकिन सबसे क्रूशियल कदमों को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करने के लिए डिजाइन की गई है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस एजेंडे पर एक तेज नजर डालते हैं। हम बात करेंगे डीमैट और ट्रेडिंग असल में क्या है, फिर जरूरी दस्तावेज और ई-केवाईसी को समझेंगे, खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, सही ब्रोकर कैसे चुना जाए इस पर चर्चा करेंगे और अंत में सेबी के नियमों और नॉमिनी वाले हिस्से को कवर करेंगे। सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डीमैट और ट्रेडिंग क्या है। शेयर बाजार की इस दुनिया में अक्सर भारी भरकम जार्गन सुनने को मिलते हैं, तो आइए सबसे पहले इस बेसिक से सवाल को ही सुलझा लेते हैं। अब ये जो एक लंबा चौड़ा शब्द है ना, डीमैटेरियलाइजेशन, यहीं से ये डीमैट शब्द निकल कर आया है। जरा सोचिए, एक समय था जब शेयरों की खरीद फरोख्त फिजिकल कागजी सर्टिफिकेट्स के जरिए होती थी। उनके फटने या खोने का हर वक्त एक डर सा बना रहता था। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में शेयरों और बॉन्ड्स जैसी फाइनेंशियल एसेट्स को कागज के बजाय एक बिल्कुल सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने की जो प्रोसेस है, बस उसी को डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है। सिंपल। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए डीमैट अकाउंट एक बेहद सुरक्षित तिजोरी या वॉल्ट है, जहां खरीदे गए शेयर्स को हिफाजत से रखा जाता है, और दूसरी तरफ ट्रेडिंग अकाउंट एक बाजार या इंटरफेस की तरह काम करता है, जिसका इस्तेमाल शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। सच कहा जाए तो मॉडर्न इन्वेस्टिंग में ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक के बिना दूसरे का कोई खास मतलब ही नहीं रह जाता। और ये जो टाइमलाइन है, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे ये दोनों अकाउंट्स पर्दे के पीछे बिल्कुल सिंक में काम करते हैं। जब ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए कोई शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसे हम डे 0 कहते हैं, तो ठीक उसके अगले दिन यानी डे 1 पर ब्रोकर और एक्सचेंज उस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और फिर डे 2 आते आते यानी T+2 सेटलमेंट नियम के तहत वो शेयर सुरक्षित रूप से डीमैट वॉल्ट में क्रेडिट हो जाते हैं। मतलब पूरी प्रक्रिया एकदम स्मूथ और ऑटोमेटिक। चलिए, बेसिक बातें तो क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जरूरी दस्तावेज और ई-केवाईसी। मतलब अकाउंट खोलने की प्रोसेस शुरू करने से पहले क्या क्या तैयार रखना है। यहाँ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की एक बहुत ही सीधी सादी सी चेकलिस्ट है। एक पैन कार्ड, एड्रेस और आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स के लिए एक कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट, सफ़ेद कागज़ पर किए गए आपके सिग्नेचर की एक साफ तस्वीर और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सच कहूँ तो ये सब बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आजकल आसानी से फ़ोन की गैलरी में या फाइल में मिल ही जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं। इनकम प्रूफ जैसे कि ITR या 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हर किसी के लिए अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी जरूरी होता है जब किसी को हाई रिस्क डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी हो। तो अगर इरादा सिर्फ नॉर्मल शेयर्स खरीदने का है, तो इस एक्स्ट्रा कागजी कार्रवाई को लेके बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरा याद कीजिए, पहले के समय में केवाईसी कितनी लंबी और थकाऊ प्रोसेस हुआ करती थी। फिजिकल फॉर्म भरो, ब्रांच के चक्कर काटो और फिर कई दिनों तक बस इंतजार करो। लेकिन अब आधार ई-केवाईसी ने तो जैसे पूरी प्रोसेस का गेम ही बदल दिया है। डिजिटल OTP की मदद से अब सब कुछ पेपरलेस हो गया है और लिटरली कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। शेयर बाजार में एंट्री लेना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। डॉक्यूमेंट्स तो रेडी हो गए, तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, खाता खोलने की प्रक्रिया। अब देखते हैं कि असल में ये डिजिटल प्रोसेस काम कैसे करती है। आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कितनी बेहतरीन तरीके से एक के बाद एक स्टेप्स में आगे बढ़ती है। स्टेप 1, मोबाइल और ईमेल को OTP के जरिए वेरीफाई करना। स्टेप 2, अपने पैन और बैंक की डिटेल्स डालना। फिर स्टेप 3 में आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जिन्हें हमने अभी रेडी किया था, उन्हें अपलोड करना। स्टेप 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी भी, इन पर्सन वेरिफिकेशन या IPV, जिसके लिए बस एक छोटा सा लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। और फाइनली स्टेप 5, आधार ई-साइन के जरिए अपनी पूरी एप्लीकेशन को डिजिटली लॉक कर देना। बस हो गया। और ये सबमिट करने के बाद आमतौर पर बस 1 से 3 वर्किंग डेज का समय लगता है। इस बीच ब्रोकर इस डिजिटल एप्लीकेशन को पूरी तरह वेरीफाई करता है और दोनों अकाउंट्स को एक्टिवेट कर देता है ना काफी तेज? अब अकाउंट कैसे खुलते हैं ये तो समझ आ गया, लेकिन मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो सेक्शन 4 में बात करेंगे कि अपने लिए सही ब्रोकर कैसे चुनें।
अगर मार्केट के कुछ पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे कि ग्रो, ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स के डेटा पर नजर डालें तो एक चीज बिल्कुल साफ दिखती है। इन सभी में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना पूरी तरह से फ्री है। ओपनिंग फीस तो जीरो है, लेकिन असली फर्क कहां आता है? वो आता है अकाउंट को मेंटेन करने के चार्जेस में। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, यानी एएमसी का ये बड़ा अंतर। देखिए, कुछ प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो पर यह चार्ज बिल्कुल जीरो है, वहीं ज़ेरोधा पर यह करीब 300 रुपये सालाना है। और अगर हम फुल सर्विस ब्रोकर्स जैसे आईसीआईसीआई की बात करें तो वहां यह चार्ज 700 रुपये प्रति वर्ष तक भी जा सकता है। इसलिए ब्रोकर फाइनल करने से पहले इन सालाना चार्जेस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक और काफी बढ़िया ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है जिसे 3-in-1 अकाउंट कहते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट है जो ब्रोकरेज फीस से ज्यादा अल्टीमेट कन्वीनियंस यानी सुविधा को तरजीह देते हैं। इसमें ट्रेडिंग, डीमैट और बैंक अकाउंट तीनों को एक ही इकोसिस्टम में सीमलेसली जोड़ दिया जाता है। आमतौर पर यह सुविधा फुल सर्विस बैंक ब्रोकर्स की तरफ से मिलती है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस व्याख्या के 5वें और आखिरी लेकिन शायद सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, सेबी के नियम और नॉमिनी। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए कुछ बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। अक्टूबर 2023 से यह बिल्कुल मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है कि हर डीमैट अकाउंट में या तो एक नॉमिनी ऐड किया जाए या फिर स्पष्ट रूप से एक ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन दिया जाए। नॉमिनी जोड़ना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये असल में इस बात की गारंटी है कि कल को किसी भी अनहोनी की स्थिति में जो भी वेल्थ क्रिएट की गई है वो बिना किसी लीगल झंझट के सही वारिस तक सुरक्षित पहुंच जाए। ये लिटरली एक बहुत जरूरी स्टेप है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल आता है, क्या एक माइनर यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे का भी डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है? अर्ली वेल्थ क्रिएशन के नजरिए से ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल हाँ। माता पिता बच्चों के फ्यूचर के लिए जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके नियम काफी सख्त होते हैं। जैसे कि यह अकाउंट पूरी तरह से एक लीगल गार्जियन द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शंस जैसे किसी भी रिस्की काम की सख्त मनाही होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी डिलीवरी की परमिशन होती है, मतलब शेयर खरीदकर रख लेना। और हाँ, जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है यह अकाउंट ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। काफी सॉर्टेड प्रोसेस है। जल्दी से एक और खास कैटेगरी की बात कर लेते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी एनआरआईज की। एनआरआईज भी बिल्कुल डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें रिजर्व बैंक के कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। जैसे किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी की चुकता पूंजी में उनके निवेश की लिमिट अधिकतम 5% तक ही होती है, और इसके साथ ही उन्हें अलग से एनआरई या एनआरओ बैंकिंग लिंक बनाए रखना भी जरूरी होता है। तो इस पूरे विश्लेषण को गहराई से समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है, क्या पैसा बस यूं ही एक बैंक अकाउंट में आइडल पड़े रहना चाहिए, या अब समय आ गया है कि इक्विटी मार्केट की इस दुनिया में अपना पहला डिजिटल कदम रखा जाए? सही जानकारी, बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एक सही ब्रोकर के चुनाव के साथ ये सफर लिटरली बहुत आसान और फायदेमंद हो सकता है। आज की इस व्याख्या में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।